हेलो। तो आज मैं आप लोगों को 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा सेल बायोलॉजी के। इस चैप्टर से एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन फंसते हैं। यहाँ पर मैं जो आपको 25 क्वेश्चन कराऊंगा इनमें से एक आपको क्वेश्चन दिख जाएगा नीट में, और जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन कराऊंगा उनसे मैं कनेक्टेड करके और भी टॉपिक्स को रिवाइज करवा दूंगा आपको। तो जल्दी जल्दी शुरू किया जाए। इन 25 क्वेश्चन से आपका पूरा चैप्टर जो है रिवाइज होता मिलेगा आपको। तो चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है आपको कि एक फिगर दिया हुआ है किसका, क्लोरोप्लास्ट का। तो इसमें से आपको चूज करना है उस ऑप्शन को जिसकी लेबलिंग करेक्ट दी हुई हो। चलिए शुरू किया जाए। पहला ऑप्शन ए यहाँ पर देखिए कहाँ डायग्राम में, तो ए आपका ये है। ए किस चीज़ को बोल रहा है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नहीं, ये गलत है। ए जो है स्ट्रोमा लैमेली को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रोमा लैमेले को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो आपकी डी जो है ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन को, और यहाँ पर जो पिंक कलर से अंदर की साइड है ये इनर मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्शन बी जो है, बी किसको बता रहा है? स्ट्रोमा को। बी आपका जो है ये स्ट्रोमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बी के लिए क्या कह रहा है? साइट ऑफ प्रोटीन एंड ग्लूकोज सिंथेसिस। बिल्कुल सही ऑप्शन है। आपको पता है कि जो स्ट्रोमा होती है वो साइट होती है किसकी? प्रोटीन और ग्लूकोज सिंथेसिस की। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सी इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड। सी यहाँ पर ये ग्रेनल थाइलाकॉइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। डी क्रिस्टी। क्रिस्टी एकदम सरासर गलत है। क्रिस्टी आपका माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, ना कि क्लोरोप्लास्ट का। सी जो है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। इसमें ग्रेनल और इंटरग्रेनल मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। तो एनसीईआरटी कहती है जो एक फ्लैट ना ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है इसको थाइलाकॉइड बोलते हैं। जब ये पिलर के फॉर्म में, मतलब कि एक सिक्के को आप लाइन में से लगा दीजिए, इसको ग्रेनम बोलते हैं। ये ग्रेनम बोलते हैं। ये कभी कभार अकेले होते हैं, कभी कभार यही ग्रेनम कुछ इस तरीके से मॉडिफाई हो जाते हैं कि ये इनमें से देखिए ये एक एक्सटेंशन निकलता है, इसके बगल में एक ग्रेनम और अरेंज हो जाता है। तो ये बीच वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये इंटरग्रेनम होता है, इंटरग्रेनम। इस क्वेश्चन से मैं आपको ये सिखाना चाहता था कि एक ग्रेनम होता है, ये ग्रेनम है और ये इंटरग्रेनम है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है किसके? गोल्गी बॉडी के लिए। तो पहले ऑप्शन पे चलते हैं। तो पहला ऑप्शन बोला नंबर ऑफ सिस्टर्नी जो होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं। नहीं, गलत है, फिक्स्ड नहीं होती हैं। सिस्टर्नी का जो नंबर होता है गोल्गी बॉडी में वो वेरिएबल होता है। ठीक, ये जो डायग्राम मैंने लिया आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर लगाया हुआ है। देखिए जो ये पैरेलल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं यहाँ पर, ये वाले ये सब आपके रिप्रेजेंट करते हैं किसको? सिस्टर्नी को। और ये नंबर जो होता है वेरिएबल होता है। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि इसमें से न्यूक्लियस के पास पाया जाता है गोल्गी बॉडी। सही है। तीसरा बोल रहा है सिस और ट्रांस फेस होते हैं गोल्गी बॉडी में, जो कि इंटायरली डिफरेंट होते हैं, और एनसीईआरटी बोलती है ये इंटरकनेक्टेड भी होते हैं। तो ये ऑप्शन भी सही है। आपको इनकरेक्ट इसमें से चूज करना था। तो चौथे ऑप्शन पे चलते हैं। साइट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस। गोल्गी बॉडी जो होती है ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है, भी सही ऑप्शन है। तो ये तीनों जो है दूसरा तीसरा चौथा सही थे, तो अपना आंसर फर्स्ट हो जाएगा। पहला वाला ही इनकरेक्ट था कि गोल सिस्टर्नी का नंबर वेरिएबल होता है, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में आपको फिक्स्ड बोल रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट वाला। ये भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में। तो स्टेटमेंट देखते हैं। पहले स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि जो नंबर होते हैं न्यूक्लियोलस के, नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस पर सेल में, ये वेरिएबल हो कर सकते हैं अलग अलग सेल में। हर सेल में इनका नंबर वेरी कर सकता है। स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही बात है। और जो न्यूक्लियोलस होते हैं ये साइट होती है राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस की। राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस न्यूक्लियोलस हेल्प करता है राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस में, और राइबोसोम की जो यूनिट होती है उनको बाइंड करने में। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए पहला ऑप्शन चला जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने न्यूक्लियस के बारे में और भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा, लगे यहाँ तो आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं डायग्राम की हेल्प से आपको न्यूक्लियस के बारे में और चीज़ें रिवाइज करवा देता हूँ। न्यूक्लियस जो होती है अपनी 2 मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। ये 2 मेम्ब्रेन्स हैं, 2 मेम्ब्रेन्स हैं। मेम्ब्रेन्स यहाँ पर 2 मेम्ब्रेन्स का स्ट्रक्चर है। इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है इसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं, और इसमें पेरी न्यूक्लियर फ्लूइड भरा हुआ होता है जो कि बैरियर का काम करता है, बैरियर का काम करता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखिए दोनों मेम्ब्रेन फोल्ड होके थोड़ी सी जगह छोड़ देती हैं, बीच में जगह खाली हो गई। इसको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। और एनसीईआरटी बोलती है इस पोर से बोथ डायरेक्शन में मूवमेंट होता है मटेरियल्स का। न्यूक्लियस के बाहर और अंदर में इस पोर की हेल्प से मटेरियल का आदान प्रदान होता है। उसके बाद चलेंगे तो एनसीईआरटी बोलती है जब आप ये न्यूक्लियस आपका जो है
ये सब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये जो न्यूक्लियस है, हम लोग इंटरफेज न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं। इंटरफेज न्यूक्लियस जो होता है उसमें हर चीज़ विजुअल होता है, इस वजह से हम लोग इंटरफेज का न्यूक्लियस का स्टडी करते हैं। एनसीईआरटी में ये भी दिया हुआ है, जब आप पढ़ने जाएंगे न्यूक्लियस वाला टॉपिक तो उसमें बोला गया कि एक इंटरफेज के न्यूक्लियस को हम लोग स्टडी करते हैं। इसमें क्वेश्चन आपको बना के दे सकता है, इंटरफेज की जगह पर आपको मेटाफेज, एस फेज, कोई भी फेज देके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और इंट्रोडक्टरी पार्ट में न्यूक्लियस के बोलता है कि ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्रोमैटिन होता है, ये क्रोमैटिन होता है। और इसके बारे में पता किया था किसने? फ्लेमिंग जी ने। फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे अपने, उन्होंने पता किया था। कैसे पता किया था? इसकी स्टेनिंग कराई थी न्यूक्लियस की इन्होंने बेसिक डाई के साथ। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी बन गया कि एम फेज के न्यूक्लियस में क्या देखने को मिलता है? क्रोमैटिन देखने को मिलता है, जिसकी हम लोगों ने साइंटिस्ट थे जो अपने फ्लेमिंग, उन्होंने बेसिक डाई के साथ इसका स्टेनिंग कराया था। फ्लेमिंग वाला क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर क्रॉस जैसा दिख रहा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। और ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस के बारे में जान लीजिए। जो न्यूक्लियोलस होता है आपका, न्यूक्लियोलस, इस पे मेम्ब्रेन नहीं होती है, मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। मतलब कि न्यूक्लियोलस का जो मटेरियल है और न्यूक्लियोप्लाज्म में फैला रहता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ये क्या करता है? ये आरआरएनए की सिंथेसिस करने में हेल्प करता है न्यूक्लियोलस। और जो आरआरएनए है इसकी सिंथेसिस करता है। और जो अपनी राइबोसोम की 2 यूनिट होती हैं, जैसे 70S राइबोसोम होता है ना, तो उसमें 50S और 30S 2 यूनिट होती हैं। एक 30S स्मॉलर होती है और एक 50S लार्जर होती है। इन दोनों को वो ज्वाइन करवाता है, कौन? न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस के बारे में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर जगह से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको जो ए रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यहाँ लेबलिंग दी हुई है ना, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आउटर मेम्ब्रेन को। सरासर गलत बात है। आउटर मेम्ब्रेन ये वाली है, इनर मेम्ब्रेन ये अंदर वाली है। और ये इनर मेम्ब्रेन की देखो अंदर में ये ग्रीन कलर का फोल्डिंग हुआ है, फिंगर लाइक फोल्डिंग दिख रही है, इसको क्रिस्टी बोलते हैं, ये क्रिस्टी है। तो ए जो है इसी एक क्रिस्टी के बारे में पूछ रहा है, तो अपना आंसर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्रिस्टी होती है इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है, इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से बनता है, इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से बनता है आपका क्रिस्टी। और आपको पता है ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, पावर हाउस ऑफ द सेल होती है, सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस करने के काम आती है। और किसकी? एरोबिक रिस्पिरेशन की। एरोबिक रिस्पिरेशन जो होता है आपका उसमें हेल्प करती है, इसी की हेल्प से एरोबिक रिस्पिरेशन बनता है। और इसमें अगर देखा जाए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछ सकता है, फिशन से इनका रिप्रोडक्शन होता है। ये कैसे डिवाइड करके माइटोकॉन्ड्रिया अपना नंबर बढ़ाती हैं, तो फिशन की हेल्प से अपना नंबर बढ़ाती हैं। एनसीईआरटी के सारे पॉइंट हो गए आपके कवर माइटोकॉन्ड्रिया के। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला। देखिए 2 स्टेटमेंट है, आपको पता है स्टेटमेंट ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है इसमें क्रिस्टी होती है जो कि इंक्रीज करता है सरफेस एरिया ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। तो अभी आप पीछे क्वेश्चन में देख के आ रहे हैं, इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग क्रिस्टी बनाती है जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। स्टेटमेंट सेकंड क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया हैज राइबोसोम होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में टू सिंथेसाइज ऑल द रिक्वायर्ड प्रोटीन। जितने भी रिक्वायर्ड प्रोटीन होते हैं उनको बनाने के लिए इसमें राइबोसोम होता है। क्या स्टेटमेंट सही है? तो स्टेटमेंट गलत है। मैं पिछले वाले क्वेश्चन पे एक बार फिर से आपको ले जाना चाहता हूँ कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पर जो ग्रीन कलर का इसमें मटेरियल भरा हुआ है, यहां से मैं इरेज कर लेता हूं इसको। ये जो ग्रीन कलर का मटेरियल भरा हुआ है इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। और आपको पता है मैट्रिक्स में 70S राइबोसोम होता है। इस मैट्रिक्स के अंदर आपको एक सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए देखने को मिल जाएगा। और इसी मैट्रिक्स के अंदर आपको मिलेंगे कंपोनेंट, किस चीज़ के लिए? फॉर प्रोटीन की सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आपको कंपोनेंट मिल जाएंगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन सिंथेसिस करता है? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन सिंथेसिस तो करता है, लेकिन सम प्रोटीन सिंथेसिस, थोड़े से प्रोटीन सिंथेसिस करता है। बाकी जो होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसमें भी कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और ये होता कहाँ है? साइटोप्लाज्म में। तो जो अपना क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़ रहे थे उसमें यही बोल रहा था कि जो स्टेटमेंट सेकंड है बोल रहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास राइबोसोम होता है। सही बात है, होता है, और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। लेकिन जो इसमें बोल रहा है कि ऑल प्रोटीन का नहीं करता है, सम प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो स्टेटमेंट सेकंड जो है आपका ये रॉन्ग हो जाएगा और स्टेटमेंट फर्स्ट आपका करेक्ट था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट तो करेक्ट था, जबकि स्टेटमेंट सेकंड आपका जो था इनकरेक्ट था। चलिए आगे चलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
अच्छा क्वेश्चन अगर बनाना हुआ एग्जामिनर को तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। ये आपके डायग्राम है एनसीईआरटी वाले चैप्टर में, जहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताया गया है। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये 3 डायग्राम दिए ए, बी और सी, और उनके बारे में डिटेल दी है। वायरस है, बैक्टीरिया, पीपीएलओ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उनकी यहाँ पर साइज या लेंथ के बारे में बात की हुई है। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है ना, ये बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट करता है, ये बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो सेकंड ए में हम लोग सेकंड मैच करेंगे। और आपको पता है बैक्टीरिया की जो लेंथ होती है, बैक्टीरिया मैं साइड में लिख लेता हूँ, बैक्टीरिया की जो लेंथ होती है, देखो 1 से 2 माइक्रोमीटर बैक्टीरिया की विड्थ होती है, उसी डायग्राम में लिखा हुआ है। और थोड़ा सा और आप जब लाइंस पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है 3 से 5 माइक्रोमीटर बैक्टीरिया के बारे में, तो ये उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 से 2 माइक्रोमीटर क्यू वाला ऑप्शन ए में सेकंड, और ये क्यू से मैच हो जाएगा। ए सेकंड कोई, क्यू कोई ऑप्शन है, ए सेकंड आर, ए थर्ड क्यू, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 50-50 हो गया। अब आगे चलते हैं। ये जो राउंड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपका, ये पीपीएलओ को रिप्रेजेंट करता है। उस डायग्राम में आप देखेंगे एनसीईआरटी में तो मिल जाएगा। और पीपीएलओ की जो लेंथ होती है 0.1 माइक्रोमीटर होती है। तो बी में आर से हम मैच करेंगे, और ये थर्ड पीपीएलओ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बी आर और थर्ड, बी वाले में थर्ड तो सही है, लेकिन क्यू से कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तीसरे पे चलते हैं। एकदम छोटे छोटे स्ट्रक्चर राउंड जैसे दिख रहे हैं, ये वायरस होता है। सी जो है फर्स्ट से मैच करेगा, सी का मैचिंग फर्स्ट होगा, वायरस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वायरस आपको पता है, वायरस के बारे में आपको पता है 0.02 माइक्रोमीटर से 0.2 माइक्रोमीटर इसकी क्या होती है, डायमीटर होती है वायरस की। तो सी में फर्स्ट और 0.02 पी वाला ऑप्शन इससे मैच हो जाएगा। तो सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। ये वाला क्वेश्चन एक बार आप एनसीईआरटी खोल के मिलाइएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। आगे पूछ रहा है कि करेक्ट मैच करना है आपको। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। रॉबर्ट ब्राउन से न्यूक्लियस को मैच किया, बिल्कुल सही बात है। रॉबर्ट ब्राउन, अब मैं साइंटिस्ट के बारे में बता देता हूँ। रॉबर्ट ब्राउन ने आपका न्यूक्लियस के बारे में डिस्कवरी करी थी, पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। एक रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक, जिन्होंने फर्स्ट डेड सेल के बारे में बताया था, डेड सेल। और लुवेनहॉक थे, एंटोन लुवेनहॉक। यहाँ पे एल, इन्होंने एल फॉर लिविंग, इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल के बारे में दिया था। उसके बाद अगले ऑप्शन पे चलते हैं। स्लेडियन और सॉन, इनको साइटोप्लाज्म से मैच किया, साइटोप्लाज्म, जो कि गलत है। जो स्लेडियन और सॉन थे ना, स्लेडियन और जो सॉन थे, इन दोनों ने क्या करा था, इन्होंने सेल थ्योरी के बारे में अपना एक्सप्लेनेशन दिया था। सेल थ्योरी इन्होंने प्रपोज करी थी। स्लेडियन जो थे ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। तो इन्होंने प्लांट पर स्टडी करी थी, प्लांट्स पर। और इन्होंने बोला था जो प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल और उसके प्रोडक्ट से मिलकर बने हैं। और सॉन साहब ने क्या करा था, सॉन जो थे ये आपके ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने प्लांट्स पर भी स्टडी करी और इन्होंने एनिमल्स पर भी स्टडी करी। इन्होंने क्या देखा, प्लांट्स में सेल वॉल जो होती है प्लांट्स की यूनिक फीचर होती है। एनिमल में इन्होंने सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया। और इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी प्रपोज करी। और ये सेल थ्योरी जो है फेल हो गई। क्यों फेल हो गई, ये नहीं बता पाए थे कि हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, न्यू सेल्स कैसे फॉर्म होती हैं, ये नहीं बता पाए थे। तो एक रडोल्फ विर्चो थे, उन्होंने जो आकर बताया कि नई सेल पुरानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। तो सेकंड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। सिंगर और निकोलसन, आपको पता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इन्होंने दिया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल यहाँ पर सेल वॉल के बारे में है, तो गलत हो जाएगा। जॉर्ज पैलेट, ये लाइसोसोम से मैचिंग कर रहा है, ये भी गलत ऑप्शन है। जॉर्ज पैलेट जो थे, इन्होंने राइबोसोम के बारे में स्टडी करी थी। इन्होंने बताया था राइबोसोम की डिस्कवरी करी थी। और इन्होंने बोला था कि जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और आरएनए से मिलकर बने होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट वाला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है असर्शन और रीजन वाला है। असर्शन क्या बोल रहा है कि सेल जो होती है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है, बिल्कुल सही बात है। असर्शन तो सही है, सबको मालूम है, बेसिक चीज़ है। रीजन क्या कह रहा है कि जितने भी लिविंग होते हैं वो सेल्स और उसके प्रोडक्ट के मिलकर बने होते हैं। तो क्या ये रीजन सही होगा, बिल्कुल सही होगा। इसका असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है। और रीजन जो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आंसर नंबर 4 चला जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से फीचर नहीं है यूकैरियोटिक फ्लैजेला का। यूकैरियोटिक फ्लैजेला का कौन सा फीचर नहीं है। 4 ऑप्शन है, आप चारों पढ़ लीजिए, अपना आंसर एक बार मन में सोच लीजिए, मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ। देखिए, जो अपना फ्लैजेला होता है, आपका जो ये फ्लैजेला होता है, ये प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है और ये यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है।
ठीक। जो प्रोकैरियोट्स का फ्लैजेला होता है ये बना हुआ होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन का, फ्लैजिलिन प्रोटीन का, और यूकैरियोटिक फ्लैजेला आपका ट्यूबलिन प्रोटीन से बना होता है, ट्यूबलिन प्रोटीन से बना होता है। तो चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो पहला ऑप्शन है, बोल रहा है कि सेल मेम्ब्रेन होती है दोनों में, यूकैरियोटिक फ्लैजेला में, यूकैरियोटिक फ्लैजेला हो या प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला हो, दोनों में सेल मेम्ब्रेन होती है फ्लैजेला पे, करेक्ट है। दूसरा बोल रहा है हैव 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन इट्स शाफ्ट। तो 9+2 अरेंजमेंट जो होता है ये यूकैरियोटिक फ्लैजेला में होता है, और ये यूकैरियोटिक फ्लैजेला के बारे में बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं, बोल रहा है कि मेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल फ्लैजिलिन प्रोटीन। तो यही ऑप्शन जो है गलती कर दिया, फ्लैजिलिन प्रोटीन तो प्रोकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स में फ्लैजिलिन प्रोटीन होता है। आपके यूकैरियोट्स में अभी मैंने बताया ट्यूबलिन प्रोटीन होते हैं, ट्यूबलिन प्रोटीन होते हैं। तो यही थर्ड वाला जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको जो फीचर नहीं है वही चूज करना था। चौथा बोल रहा है कि इसकी बेसल बॉडी जो होती है उसका कार्ड व्हील अपीयरेंस होता है इन इस ट्रांसवर्स सेक्शन। आपको पता है फ्लैजेला की जो बेसल बॉडी होती है कौन बनाता है उसको सेंट्रोसोम बनाता है, सेंट्रोसोम बनाता है। और सेंट्रोसोम का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, पहली चीज़ तो मेम्ब्रेन नहीं होती है, मेम्ब्रेन नहीं है जो आप राउंड कलर का देख रहे हैं, मेम्ब्रेन नहीं है। इस सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल होते हैं जो कि 90 डिग्री पर अरेंज होते हैं, और इसमें क्रिस्टलाइन पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल होता है, पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल होता है जो कि क्रिस्टलाइन होता है। अब फ्लैजेला की बात चली रही है तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला के बारे में भी मैं बेसिक डिफरेंसेस बता देता हूँ। तो देखिए जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला होता है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, यूकैरियोटिक ट्यूबलिन का बना होता है। मान लीजिए आपका फ्लैजेला है कुछ इस तरीके से, तो इसके अंदर ऐसे पैरेलली अरेंज होते हैं क्या, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। और इन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल्स को यहाँ पर मैं ले लेता हूँ लेज़र लाइट। यहाँ पर देखिए जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं इसका ट्रांसफर सेक्शन ये डायग्राम में दिखाया हुआ है, मैंने इसलिए आपको एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम लिया था। इस माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये डबलेट की फॉर्म में अरेंज होते हैं फ्लैजेला में। देखिए कैसे अरेंज होते हैं, ये देखिए एक माइक्रोट्यूब्यूल, ये दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल, तो ये दोनों डबलेट जोड़े बन के रहते हैं। देखिए ये 2 जोड़े हैं ना, ये देखिए जोड़े हैं, इनके 5 बच्चे हैं, 3 ये 2 ये 5, ये सब में देखने को मिल जाएंगे कॉमन। अब दूसरे वाले पे मैं चलता हूँ, देखिए यहाँ पर एक ये दूसरा ये जोड़ा और इनके 5 बच्चे। इसी तरीके से 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज होते हैं फ्लैजेला के एक्सोनीम में, मतलब आउटर पेरिफेरी के साइड। देखिए 9 ऐसे हैं, और ये जो अरेंज हैं ये आपस में जुड़े होते हैं इंटर डबलेट या लिंकर से, सब देखिए आपस में जुड़े हुए हैं। तो 9 जोड़े होते हैं और 9 यहाँ पर इंटर डबलेट जो होती हैं लिंकेज होती हैं, लिंकर होते हैं यहाँ पर। और आप यही देखिए जो पीला कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है जो पेरिफेरी वाले हैं, ये रेडियल स्पोक्स, जैसे चक्के में तिलियाँ होती हैं, ये रेडियल स्पोक्स से देखिए सेंट्रल पार्ट से कनेक्टेड हैं। और इस सेंट्रल पार्ट में आप जब सेंट्रल पार्ट में आएंगे फ्लैजेला के, तो यहाँ पर देखिए सेंट्रल सीथ है, ये सेंट्रल सीथ है। और इन सेंट्रल सीथ के बीच में भी 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। तो कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए, पहले चीज़ तो 9 डबलेट्स हो गए पेरिफेरी पे, और 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पर सेंटर में रखे हुए हैं जो कि इनक्लोज्ड हैं किससे, सेंट्रल सीथ से। इस डायग्राम पे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, लेवलिंग के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। और जितने भी पॉइंट मैंने बताए ये सारे अपने आप में एक अच्छे क्वेश्चन हैं। आगे चलिए बॉस, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा सही नहीं है वैक्यूल के लिए, इसमें से कौन सा सही नहीं है प्लांट वैक्यूल के लिए। तो चलिए पहले ऑप्शन पे चलते हैं। तो प्लांट की जो वैक्यूल होती है इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो वैक्यूल होती है सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, टोनोप्लास्ट बोलते हैं वैक्यूल की मेम्ब्रेन को, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। एक मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल में, एकदम सही बात है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि फाउंड इन प्लांट सेल, तो वैक्यूल जो होती है अपनी प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी होती है वैक्यूल, एनिमल सेल में भी होती है। फ़र्क इतना है कि जो प्लांट सेल की वैक्यूल होती है इसकी साइज़ में बिगर होती है, प्लांट सेल की जो वैक्यूल होती है वो बड़ी होती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि कैन ऑक्यूपाई 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दिस सेल, तो ये जो प्लांट सेल होती है ना इसकी वैक्यूल इतनी बड़ी होती है कि 90% ऑफ द वॉल्यूम जो है सेल का होल्ड कर सकती है। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। तो अभी तक ऊपर के तीनों स्टेटमेंट सही थे। अगले स्टेटमेंट पर चलते हैं, तो आंसर यही आने वाला है, पढ़ लिया जाए इसको। क्या बोलते हैं, ये कह रहा है कि गैस वैक्यूल, प्लांट को गैस वैक्यूल बोलते हैं। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। कैसे गलत है, आंसर अपना यही हो गया। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। गैस वैक्यूल यूज करते हैं जो आपका प्रोकैरियोट्स होते हैं, जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो वैक्यूल्स पाई जाती है, वैक्यूल्स उनके लिए यूज किया जाता है। जो गैस वैक्यूल होती है आपकी ये प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है। और कौन सी, ब्लू ग्रीन और ग्रीन, ब्लू ग्रीन पर्पल और ग्रीन जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, उनमें पाई जाती है गैस वैक्यूल। तो आपका करेक्ट आंसर 4th हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है कि लिपिड्स आर अरेंज विद इन द बाइलेयर। लिपिड्स जो होते हैं बाइलेयर में अरेंज होते हैं। आपको पता है सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स पाए जाते हैं जो कि बाइलेयर में अरेंज होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो उसका पोलर हेड होता है वो आउटर साइड में होता है और नॉन पोलर टेल जो होती है वो इनर साइड में होती है। पहला आंसर इसका करेक्ट हो गया। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसमें और चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। ये जो लिपिड्स वाला मॉडल है इसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल इसको दिया था सिंगर एंड निकोलसन जी ने। सिंगर और निकोलसन साहब ने दिया था इस मॉडल को। इन्होंने क्या बोला था, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें लिपिड्स जो होते हैं बाई लेयर में अरेंज होते हैं। कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं कि जो हेड होता है वो आउटर साइड में होता है, हाइड्रोफिलिक हेड होता है। जो पोलर हेड होता है आउटर साइड में होता है और जो टेल होती है वो अंदर की तरफ होती है। देखिए मैंने यहाँ पर बाई लेयर बना लिया स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपकी मेम्ब्रेन हो गई। इसमें देखिए जो आपका हेड है, ये तो पोलर हेड होता है। इस हेड को पोलर हेड बोलते हैं, पोलर हेड। और पोलर को वो चीज़ें होती हैं जो वाटर में हाइड्रोफिलिक होती हैं, मतलब जिनको वो वाटर से दिक्कत नहीं होती है। और ये जो टेल है, टेल ये हाइड्रोफोबिक होती है। तो इस टेल को पानी से बचाने के लिए एनसीईआरटी बोलती है टू प्रिवेंट फ्रॉम एक्वस इन्वायरमेंट। एक्वस इन्वायरमेंट से बचाने के लिए टेल जो होती है अंदर की साइड होती है, इनर, और ये जो है हेड जो है आउटर में है। अब ये बात चल ही रही है तो लिपिड के बारे में और जान लिया जाए। जो अपना लिपिड होता है ना, ये कॉसी फ्लूइड होता है। एनसीईआरटी बोल रही है कि कॉसी फ्लूइड नेचर होता है, या इसको कह सकते हैं कि सेमी सॉलिड जैसा नेचर होता है, सेमी सॉलिड टाइप का। लेकिन एनसीईआरटी आपका कॉसी फ्लूइड बोलती है। और ये क्या करती है, हेल्प करती है प्रोटीन के लेटरल मूवमेंट में, हेल्प करती है। प्रोटीन का जो लेटरल मूवमेंट होता है ना इस लेयर में, उसमें ये फ्लूइडिटी जो होती है, फ्लूइड नेचर जो होता है लिपिड का, उसमें हेल्प करती है। इसी को फ्लूइडिटी बोलते हैं, किसी भी सेल की फ्लूइडिटी बोलते हैं। और फ्लूइडिटी का रोल आ जाता है, फ्लूइडिटी भी इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। फ्लूइडिटी का क्या रोल होता है, ये सिक्रेशन में हेल्प करता है, ये इंडोसाइटोसिस में हेल्प करता है, ये इंटरसेलुलर कनेक्शन बनाने हैं अगर आपको सेल के बीच में तो उसमें हेल्प करता है, और सेल डिवीज़न में हेल्प करता है, सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। ये चारों पॉइंट जो थे इस मेम्ब्रेन से बनने वाले एक अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से न्यूक्लियस के लिए फॉल्स क्या है, न्यूक्लियोलस के लिए इसमें से कौन सी चीज़ गलत है। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये बोल रहा है कि इट इज़ नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। मैंने डायग्राम लिया था, पीछे भी आपको एक्सप्लेन किया हूँ। जो न्यूक्लियोलस होता है इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये इट इज़ ए साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। तो ये जो न्यूक्लियोलस होता है ना, ये आरएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है, बिल्कुल सही बात है। और जो आपका राइबोसोम होता है, बाइंडिंग ऑफ, 2 रोल होते हैं न्यूक्लियोलस के। बाइंडिंग ऑफ आपके एनसीईआरटी में जो दिए हुए हैं राइबोसोमल सब यूनिट्स, जो आपके सब यूनिट्स होते हैं राइबोसोमल, उनको बाइंड करने में हेल्प करता है। जैसे आपकी प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसमें 70S राइबोसोम होता है, जो कि एक 50S और एक 30S से मिलके बना है। तो 30S स्मॉलर हो गई, 50S लार्जर हो गई, इनको बाइंड करवाता है न्यूक्लियोलस। इसी तरीके से यूकैरियोटिक में 80S होती है, जिसकी 60S और 40S 2 सब यूनिट्स होती हैं। तो 40S और 60S इस तरीके से बाइंड करवाता है कौन, न्यूक्लियोलस। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही था, इसमें पहला भी सही था। तीसरा चलते हैं, क्लियरली विजिबल ड्यूरिंग एम फेज। जो मैं आपको बोल रहा था कि ये इंटरफेज में क्लियरली विजिबल होता है, इस ऑप्शन में बोल रहा है एम फेज में। तो यही स्टेटमेंट जो है आपका गलत हो गया, तो आंसर आपका 3rd वाला चला जाएगा। अगला ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, दे बिकम लार्जर एंड मोर न्यूमरस। इनका नंबर बढ़ जाता है, जो सेल एक्टिवली प्रोटीन सेंसिस कर रही हो उनमें इनका नंबर बढ़ जाता है। तो ये पॉइंट भी सही है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है 3rd वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है उसकी इनफोल्डिंग होती है, ठीक। अभी आप पढ़ के आए, माइटोकॉन्ड्रियल की इनर मेम्ब्रेन से जो फोल्डिंग बनती है उनको क्रिस्टी कहते हैं। चौथा ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आया हुआ है, एनसीईआरटी की लाइनें हैं, इसमें आपको फिल करना है। तो ए वाले में देखिए यहाँ पर खाली जगह है, इज़ द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़। तो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म इज़ द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़। तो ए में साइटोप्लाज्म खोजेंगे, तो ए में माइटोकॉन्ड्रिया गलत हो गया, ए में माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी गलत हो गया, सी और डी में साइटोप्लाज्म। तीसरा और चौथा ऑप्शन जो है आपका
आपका करेक्ट हो सकता है। बी में चलते हैं, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से क्या बचाती है सेल को? सेल वॉल दोनों में सेम ऑप्शन है, तो बी को छोड़ो, आगे चलो सी पे। सी इज द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन सिंथेसिस की साइट कौन सी? गोल्गी अपरेटस प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। रफ एंडोप्लाज्मिक जो होती है प्रोटीन साइट की, प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है। तो आपका जो सी में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, ये वाला सही हो गया, तीसरा वाला, और ये चौथा ही सही होगा। देखो चौथे में सी दिया और सिंगल, तो सब में सिंगल सही हो जाएगा। लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं। द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल पॉजेस सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, सिंगल सर्कुलर। तो मैंने बताया था मैट्रिक्स के अंदर आपको, अभी पीछे क्वेश्चन में बताया था, आपकी 70S राइबोसोम मिल जाएगा आपको, और आपको यहाँ पर सिंगल सर्कुलर डीएनए मिलता है एक, और मैंने बोला था कंपोनेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस मिलता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आपका करेक्ट आंसर फोर्थ वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ यूकैरियोटिक फ्लैजेला। ये क्वेश्चन रिपीट होता हुआ दिख रहा है, चलिए देख लीजिए। सेल मेम्ब्रेन का बना होता है, बिल्कुल 9+2 अरेंजमेंट होता है। 9, हाँ यहाँ पर मैं आपको कुछ और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो फ्लैजेला होता है, ये मान लीजिए एक प्रोकैरियोटिक सेल है, और ये कि इसका फ्लैजेला निकला हुआ है, ठीक, और एक यहाँ पर यूकैरियोटिक फ्लैजेला है, एक यूकैरियोटिक उसका फ्लैजेला। बाहर से तो सेम जैसा फ्लैजेला दिखेगा, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये इस चीज़ के बारे में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो फ्लैजेला में प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला बना रहा हूँ, ये देखिए इसकी बेसल बॉडी है प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला की। ये बाहर वाली तो सेल वॉल होती है और अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला का जो बेसल बॉडी होता है वो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से बनता है। 3 पार्ट में जो होता है फ्लैजेला प्रोकैरियोट्स का, वो डिविजिबल होता है। तो ये देखिए, पहला तो ये हो गया आपका बेसल बॉडी पहला पार्ट, ये दूसरा इसको हुक बोलते हैं, और ये तीसरा जो है ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, इसको फिलामेंट बोलते हैं। और आपका जो यूकैरियोटिक फ्लैजेला होता है, इसमें देखिए कुछ इस तरीके से, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला में कुछ इस तरीके से मूवमेंट करके ये अपने लोकोमोशन या मूवमेंट के लिए इस तरीके से कुछ मूवमेंट करता है। वहीं पर जो यूकैरियोटिक फ्लैजेला होता है, यूकैरियोटिक फ्लैजेला में मैंने बोला था आपका ट्रांसफर सेक्शन लिया था, यहाँ पर डबलेट थे, माइक्रोट्यूब्यूल्स जैसा कुछ डबलेट था। तो ये प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला में डबलेट्स नहीं होते हैं। 9+2 अरेंजमेंट केवल आपका यूकैरियोटिक में होता है, ओनली इन यूकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स की जो बेसल बॉडी होती है वो सेंट्रोसोम बनाता है। मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 सेंट्रियोल्स होते हैं जो कि 90 डिग्री पर अरेंज होते हैं। तो उसकी बेसल बॉडी जो होती है सेंट्रोसोम, इसको कार्टव्हील जैसा अपीयरेंस शो करती है, कार्टव्हील जैसा। तो इसलिए बेसल बॉडी जो होती है वो यूकैरियोट्स में सेंट्रोसोम बनाती है, और जो प्रोकैरियोट्स फ्लैजेला की बेसल बॉडी है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन बनाती है। तो यहाँ पर मेनली आपको क्या ध्यान रखना है कि मैंने ये जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला के बारे में डिटेल दी आपको, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। और बेसल बॉडी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से बनती है, उसके बाद हुक आता है, और सबसे आखिरी में आता है फिलामेंट जो कि लॉन्गेस्ट होता है। तो ये एनसीईआरटी का पॉइंट है और क्वेश्चन भी है। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टैंड बाय बेसिक डाई एंड वाज गिवन द नेम फिल इन द ब्लैंक्स बाय फ्लेमिंग। मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस वाले डायग्राम में। तो ये यहाँ पर क्रोमैटिन होता है, आपको पता है क्रोमैटिन को किसने किया था? फ्लेमिंग ने किया था बेसिक डाई की हेल्प से। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, सेल्स विच आर एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस कंटेन लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई। जो सेल्स होती हैं जिनमें एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस हो रही हो और उसमें लार्जर न्यूक्लियोलस के नंबर हो जाते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? तो न्यूक्लियोलस हेल्प इन राइबोसोमल यूनिट फॉर्मेशन। मैंने आपको बताया था 2 सब यूनिट होती हैं, तो उनके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। न्यूक्लियोलस प्रोड्यूस प्रोटीन डायरेक्टली, नहीं, प्रोटीन डायरेक्टली न्यूक्लियोलस सिंथेसिस नहीं करता, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। न्यूक्लियोलस प्रोटीन का बना होता है, नहीं, गलत बात है। न्यूक्लियोलस हेल्प इन प्रोटीन फोल्डिंग, गलत बात है। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। न्यूक्लियोलस जो होता है राइबोसोमल सब यूनिट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने इंटर डबलेट ब्रिजेस प्रेजेंट होंगे एक्सोनिमा ऑफ सीलिया। पहली चीज़ तो देखिए, आप लोग फ्लैजेला के बारे में पढ़ के आ रहे हैं। जो फ्लैजेला होता है वो स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है किससे? सीलिया से। तो आपको पता है 9 डबलेट्स वहाँ पर हुआ करते थे फ्लैजेला में, तो सीलिया में भी यही होंगे। तो लेकिन ये डबलेट के बारे में नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है इंटर डबलेट ब्रिजेस कितने होंगे। तो पीछे वाले क्वेश्चन पर ले चलता हूँ मैं आपको, जहाँ पर स्ट्रक्चर था। 1 सेकंड, बस हम लोग पहुँच गए। चलिए मैं लेज़र ले लेता हूँ। यहाँ पर देखिए ये डबलेट है ना, ये डबलेट है, ये सारे ऐसे 9 डबलेट लगे हुए हैं यहाँ पे।
और आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो डबलेट हैं ये इंटर डबलेट से कनेक्टेड हैं, इंटर डबलेट से कनेक्टेड हैं। ऐसे कितने इंटर डबलेट होंगे? तो जितने यहाँ पर डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, 9 ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स का है, तो ये 9 इंटर डबलेट ब्रिजेस होते हैं, 9 इंटर डबलेट ब्रिजेस होते हैं। यहाँ भी मैं 9 लिख देता हूँ। तो जितने माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं उतने इंटर डबलेट ब्रिजेस होते हैं। तो आपके उस वाले क्वेश्चन में ये वाला फ्लैजेला और सीलिया स्ट्रक्चर, तो फ्लैजेला के बारे में ना पूछ के सीलिया के बारे में पूछ ले रहा है। तो जो सीलिया होता है वो फ्लैजेला के स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है। तो इसमें भी 9 डबलेट्स आपके इंटर डबलेट ब्रिजेस होंगे। आगे चलते हैं। बहुत सीलियम एंड फ्लैजेलम, जो सीलियम होता है और जो फ्लैजेलम होता है ये इमर्ज करता है सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर जिसको बेसल बॉडी बोलते हैं, बेसल बॉडी बोलते हैं। तो आपका एक्सोनिम गलत हो जाएगा। हब सेंट्रल पार्ट को बोलते हैं, सेंट्रल पार्ट को बोलते हैं। और सेंट्रल पार्ट किसका? आपका जो सेंट्रियोल होता है उसके लिए एनसीईआरटी हब डिफाइन करती है। मैं आपको वो सेंट्रियोल के बारे में बता दूंगा, अभी चल देखते हैं। तो जो तीसरा इसका बेसल बॉडी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इमर्ज करते हैं बेसल बॉडी से। और सेंट्रल सीट तो आपका उसको जो अंदर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं उनको कवर करता है। आपको मैं सेंट्रियोल के बारे में बताने के लिए बोला था, सेंट्रियोल के बारे में भी देख लीजिए, आ ही गया। तो जैसे अपना फ्लैजेला में 9+2 अरेंजमेंट होता है, सेंट्रियोल में 9+3 होता है। वो कैसे होता है? जो यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं उसमें डबलेट रहता है। इसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं 9 तो होते हैं, एक इस तरीके से 9 होते हैं, ठीक 9 अरेंज होते हैं ऐसे सर्कुलर में। इनमें जो होता है 3 ट्रिपलेट्स होते हैं, ये ट्रिपलेट्स होते हैं, सब में ट्रिपलेट्स होते हैं, 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से ट्रिपलेट होते हैं। और ये आपस में जुड़े हुए होते हैं कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे ये जुड़े होते हैं। तो जो सेंट्रियोल होता है वो 9+3 अरेंजमेंट करता है और फ्लैजेला में 9+2 अरेंजमेंट होता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जो शेप होता है सेल का उसको मेंटेन कौन करता है? मेन फंक्शन किसका? प्लास्टिड का? नहीं, प्लास्टिड तो एकदम गलत बात है। प्लास्टिड का तो फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस में होता है। देखो फोटोसिंथेसिस में प्लास्टिड का फंक्शन होता है, क्लोरोप्लास्ट वगैरह आपका प्लास्टिड में आते हैं। ये गलत हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया आपका सेलुलर एनर्जी फॉर्मेशन में इसका रोल होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फ्लैजेलम आपका पता है मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। साइटोस्केलेटन जो होता है ये शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। चलिए अब साइटोस्केलेटन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। साइटोस्केलेटन जो होता है आपका, साइटोस्केलेटन ये बना हुआ होता है माइक्रोफिलामेंट का। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल का और इंटरमीडिएट फिलामेंट से मिलकर बना हुआ होता है आपका साइटोस्केलेटन, ठीक। इसका फंक्शन देख लीजिए। फंक्शन ये आपका मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इस सेल को शेप प्रोवाइड करता है। आपका अगला क्वेश्चन है नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल कौन सा है? तो नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। जो राइबोसोम होता है इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होती है, क्लोरोप्लास्ट भी आपका डबल मेम्ब्रेन है, गोल्गी बॉडी में भी मेम्ब्रेन होती है। देखिए 3-4 चीज़ें और हैं जिनमें आपके क्लास एनसीईआरटी में जो भी दिया हुआ है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती। एक तो राइबोसोम हो गया, राइबोसोम आप ही जान ही रहे हैं जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है। दूसरा आपको पता है न्यूक्लियोलस ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल बोलते हैं, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है न्यूक्लियोलस में। एक होती है सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम, इसमें भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। और ये पहली चीज़ तो मेनली यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स में होते हैं, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स में तो होते ही नहीं है। और इनका मेन फंक्शन सेल डिवीजन वगैरह करना होता है। चलिए आगे चला जाए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ गोल्गी अपरेटस? कौन सा इसमें से गोल्गी अपरेटस का फंक्शन नहीं है? तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ऑप्शन पे पढ़ना पड़ेगा, तो ऑप्शन तो भी ना पड़ेगा, ऐसे सवाल होगा। चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि पैकेजिंग ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये तो फंक्शन होता है गोल्गी बॉडी का, बिल्कुल सही बात है। सिक्रेशन सही बात है, ग्लाइकोलिपिड सिंथेसिस सही बात है, प्रोटीन सिंथेसिस गलत बात है। क्वेश्चन बोल रहा है कि वैक्यूल के पास क्या होता है? ओनली वाटर एंड सैप, गलत बात है। केवल वाटर नहीं, वाटर होता है, सही बात है। सैप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी होते हैं, सही। और अदर प्रोडक्ट जो यूजफुल नहीं होते हैं सेल के लिए वो होते हैं वैक्यूल के अंदर। तो करेक्ट आंसर आपका थर्ड हो गया। इसमें देखिए फोर्थ वाले में क्या गलती हो गई, ये बोल रहा है कि यूजफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं, नहीं होते। क्लोरोफिल नहीं होता है, तो केवल थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलने के इनमें पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है साइटोस्केलेटन के लिए। साइटोस्केलेटन अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके आया हूँ, इस शेप को मेंटेन करके रखता है सेल की, सही बात है। ट्यूबलिन प्रोटीन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं फ्लैजेलम के, ये भी सही बात है। देखिए जो ट्यूबलिन प्रोटीन होते हैं वो किसके मिलके होते हैं, फ्लैजेलम के। फ्लैजेलम में ट्यूबलिन प्रोटीन पाई जाती है। तीसरा बोल रहा है साइटोस्केलेटल फाइबर जो होते हैं प्रोटीनियस नेचर के होते हैं, और चौथा बोल रहा है कि प्लास्टिड जो होते हैं ये साइटोस्केलेटन के पार्ट होते हैं। तो यही आंसर आपका फोर्थ वाला गलत हो जाएगा, प्लास्टिड साइटोस्केलेटन का पार्ट नहीं होता है। तो तीसरा वाला क्यों सही है, तीसरा वाला बोल रहा है कि साइटोस्केलेटल जो फाइबर होते हैं प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। मैंने बोला था कि आपको जो साइटोस्केलेटन बनता है वो माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट से मिलकर बना हुआ होता है। ये सारे ही ट्यूबलिन प्रोटीन के होते हैं यूकैरियोट्स में, तो ये प्रोटीन का बना होता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट था। इसमें आंसर नंबर जो है ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन के लिए कौन सा गलत है, थर्ड वाला सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। आगे चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टी टुवर्ड द मैट्रिक्स। बिल्कुल असर्शन सही है। आपने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इनर मेम्ब्रेन थी वो अंदर की तरफ फोल्ड करके क्रिस्टी का फॉर्मेशन कर रही थी, असर्शन तो सही है। रीजन क्या बोल रहा है कि जो क्रिस्टी होती है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। देखिए रीजन तो आपका करेक्ट है, लेकिन इस चीज़ का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्रिस्टी बना रही है लेकिन वो सरफेस एरिया बढ़ा रही है, इसकी वजह से क्रिस्टी बन रहा है, तो रीजन गलत है। तो आपका क्या होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आपका सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको मैचिंग करने वाला है, एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, एलेरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। अच्छा तो ये आपके प्लास्टिड के बारे में बात कर रहा था। तो आपको पता है प्लास्टिड आपका प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और यूग्लिनॉइड्स में प्रेजेंट होता है। यूग्लिनॉइड्स आपको पता है प्रोटिस्टा ग्रुप में आते हैं ना, प्रोटिस्टा वाले में, तो प्लांट्स में भी पाया जाता है और यूग्लिनॉइड्स में भी पाया जाता है। जो प्लास्टिड प्लांट्स में पाया जाता है वो पिगमेंट पे बेसिस पर तीन तरीके के होते हैं। एक तो होता है क्लोरोप्लास्ट, अगर क्लोरोफिल ए पिगमेंट पाया जा रहा है या कैरोटीन पिगमेंट पाया जा रहा है तो क्लोरोप्लास्ट होगा। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है क्लोरोप्लास्ट का फोटोसिंथेसिस करना, लाइट एनर्जी को यूज करके फूड बनाना वगैरह इसमें करते हैं। दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, ये भी पिगमेंट के बेसिस पे होता है। अगर कैरोटीन, जेंथोफिल, ये सारे पिगमेंट हैं आपके तो क्रोमोप्लास्ट होता है। और तीसरा आपका है ल्यूकोप्लास्ट। सुनिए जो ये क्रोमोप्लास्ट होता है ये रॉय कलर शो करता है, रेड, ऑरेंज और येलो कलर। इन पिगमेंट्स की वजह से रेड, ऑरेंज और येलो कलर का अपीयरेंस होता है। जिन भी ऑर्गेनिज्म में ये चीज़ें प्रेजेंट होंगी, क्रोमोप्लास्ट जहाँ पर प्रेजेंट होगा। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है इसमें पिगमेंट ही एब्सेंट होते हैं, इसलिए ये कलरलेस होता है। और इसका मेन काम स्टोरेज होता है। अब इस क्वेश्चन का जो मेन माल है अब निकलेगा, स्टोरेज में इसका यूज होता है। अगर ये ग्लूकोप्लास्ट तुम्हारा स्टार्च स्टोर कर रहा है या कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर रहा है, इसको एमाइलोप्लास्ट बोलते हैं। अगर यही ऑयल का स्टोरेज करता है तो इसको इलायोप्लास्ट बोलते हैं। अगर यही तुम्हारा प्रोटीन का स्टोरेज कर रहा है तो इसको एल्यूरोप्लास्ट बोलते हैं। तो अब आप मैच कर ले जाएंगे, यहाँ पर ये इसी से मिलता जुलता ऑप्शन था। एमाइलोप्लास्ट अगर किसका स्टोरेज कर रहा हो, स्टार्च का, फर्स्ट में ये वाला मैच कर देना, फोर्थ मैच होगा, आपका ए ऑप्शन में फोर्थ वाला मैचिंग होगा। और बोल रहा है इलायोप्लास्ट ऑयल स्टोर करने वाला, स्टोर फैट्स, ऑयल नहीं तो फैट्स में हो जाएगा। ए में फोर्थ, दो ऑप्शन हो गए, सेकंड और थर्ड एलिमिनेट हो गए। बी में थर्ड, इलायोप्लास्ट थर्ड, दोनों में सही है। सी में सेकंड, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन वाला होता है, स्टोर प्रोटीन, सी में सेकंड मैचिंग होगा, सी में फर्स्ट, सी में सेकंड। तो पहला वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।